हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था। 2023 का ये पेपर है, एमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 11 साइंस स्ट्रीम। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 watt. 5 such bulbs burn for 4 hours. The cost of electric energy consumed if the rate is 50 पैसे पर यूनिट will be। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स जो एक बल्ब है, वन बल्ब का जो पावर है वो कितनी है, वो है हमारे पास 100 वाट। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या होता है, 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अब इस वॉट को हम यूनिट में चेंज करेंगे। तो इसको हम यूनिट में चेंज करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब आपको वॉट में दी हुई है पावर तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये 1000 से डिवाइड होने के बाद आंसर क्या मिलेगा, 0.1 किलोवाट। ठीक है, अब ये जो किलोवाट आया तो इसकी अगर इस बल्ब को अगर हम 1 घंटे तक जलाते हैं तो इसकी यूनिट कितनी बनेगी, तो इसकी यूनिट बनेगी 0.1 किलोवाट आवर। ठीक है, ये यूनिट बनेगी, मतलब 0.1 यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसे जो है क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे बल्ब हमारे पास कितने हैं, 5। तो टोटल यूनिट हमारी पाँचों बल्ब की कितनी बन रही है 1 घंटे के लिए अगर हम उनको जलाते हैं, टोटल यूनिट फॉर 1 आवर। ठीक है, अगर 1 घंटे तक हम पाँचों बल्ब को जलाते हैं तो एक बल्ब की यूनिट हो रही है 1 घंटे के लिए 0.1 इंटू 5 कर देते हैं यहाँ पर, तो ये मिलेगा हमें 0.5 किलोवाट आवर। तो 1 घंटे तक जलाएंगे तो इतनी यूनिट का खर्चा है, मतलब जस्ट हाफ यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब जो बल्ब हैं वो 4 घंटे तक जल रहे हैं। ठीक है, तो टोटल यूनिट फॉर 4 आवर। तो अगर 1 घंटे के लिए हाफ यूनिट हो रही है तो 4 घंटे के लिए कितनी हुई, 0.5 इंटू 4। तो ये हमें आंसर मिलेगा यहाँ पर 2 किलोवाट आवर। ठीक है बच्चों, तो 2 यूनिट हो रही हैं हमारी। तो 1 यूनिट चार्ज कितना है, 1 यूनिट चार्ज क्वेश्चन में कहा गया था, तो 1 यूनिट चार्ज कितना है, 50 पैसे। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 50 पैसे पर यूनिट। ठीक है, तो 50 पैसे अगर पर यूनिट मतलब 0.5 रुपीज़। ठीक है, 0.5 रुपीज़। तो हमारी टोटल यूनिट कितनी है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट के लिए फिर हम क्या करेंगे, 2 यूनिट चार्ज क्या हो जाएगा, 2 यूनिट चार्ज, तो 2 यूनिट का चार्ज हो जाएगा 2 इंटू 0.5, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 रुपीज़। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि टोटल जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 1 रुपीज़। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है बी, 1 रुपीज़। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स एट 100 हर्ट्ज, इट्स टाइम पीरियड विल बी। तो टाइम पीरियड हमसे पूछा है, तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 में स्टूडेंट्स क्या फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 100 हर्ट्ज, टाइम पीरियड पूछा, तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है 100, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.01 सेकेंड, क्योंकि टाइम पीरियड है सेकेंड में होगा, तो 0.01 सेकेंड, यानी कि मतलब इसका सही आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ अ मीडियम इज गिवन बाय। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। रिफ्रैक्शन के लॉ को देखते हुए हमें बताना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम का, तो गिवन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू कॉट आर इफ इंसिडेंट लाइट फॉल्स नॉर्मल ऑन सरफेस ऑफ गिवन मीडियम। इस तरह से होता है, या ये तो खैर ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन में साइन आर। तो यहाँ पर तो कॉट नहीं आ सकता, ठीक है। म्यू इक्वल टू कॉसेक आर इफ़ इंसिडेंट लाइट फॉल्स नॉर्मल ऑन द सरफेस ऑफ गिवन मीडियम, तो ये भी बात गलत है। म्यू इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्रैक्शन में एंगल आई और एंगल आर कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तब तो एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आर। लास्ट है हमारे पास डी, म्यू इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट एंगल। रिफ्रैक्शन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इंसिडेंट एंगल क्या बन रहा है इससे उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर इंसिडेंट एंगल जो भी बने उसी हिसाब से रिफ्रैक्शन होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसी हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर सेम मीडियम हैं, अगर दो मीडियम हमने सेम लिए हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास सपोज दैट एयर है, यहाँ पर हमारे पास वाटर है, ठीक है। अब ये मान लीजिए नॉर्मल हो गया, अब हमने यहाँ पर इंसिडेंट एंगल ये लिया, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन इस हिसाब से होगा। तो यहाँ का वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी आएगा, ठीक है, वो आएगा। अब हमने अगर इसी दो मीडियम में ये इंसिडेंट एंगल को हमने जो है बड़ा कर दिया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो उस हिसाब से होगा, है ना। लेकिन ये तो नहीं बदलेगा भाई, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बदलता, ठीक है। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बदलेगा, क्योंकि आप एंगल ऑफ इंसिडेंट कुछ भी रखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इंडिपेंडेंट है इंसिडेंस एंगल से। किसी भी दो मीडियम की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि जब मीडियम बदलेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदलेगा, ठीक है। थोड़ा सा भी फ़र्क आता है दोनों मीडियम में से किसी में भी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 4/3 and that of glass is 3/2. The refractive index of glass with respect to water is, तो ग्लास के रेस्पेक्ट में, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है वाटर के रेस्पेक्ट में, और दोनों का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एयर के रेस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पर बच्चों हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3, ठीक है, और गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो जब भी आपको ऐसा निकालना हो तो हमेशा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, यानी मतलब म्यू जी ऊपर लिखेंगे और म्यू वाटर नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब ये जो था म्यू जी कितना है आपके पास 3/2 और म्यू वाटर कितना है 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू ये यहाँ से 3 ऊपर जाएगा तो 3/4, तो 3 3 9 और 4 2 8। तो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया विद रेस्पेक्ट टू वाटर 9/8। तो ऑप्शन में देखते हैं 9/8, तो 9/8 है यहाँ पर बी, तो इसका सही आंसर है ये 9/8, ठीक है। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, और क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। तो किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है इट्स लेंथ, उसकी लेंथ पे, या इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या नेचर ऑफ मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी जो है लेंथ पे भी डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, और मटेरियल जो है उसका नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करती है। तो इसका सही आंसर है ऑल द एबव, ठीक है, डी इसका सही आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ यहाँ पर फिजिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और अब यहाँ से केमिस्ट्री है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे।
तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे वाटर में तो सॉल्युबल हैं, ठीक है। तो इसका ये वाटर जो है वो डी इसका सही आंसर है। कभी भी आप आयनिक कंपाउंड्स को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है, सॉल्युबल हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ इथेनॉइक एसिड इन प्रेजेंट ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, देखिए ये ईस्ट्रीफिकेशन होगा, यहाँ पर क्या होगा, ईस्ट्रीफिकेशन होगा। तो इसका सही आंसर वैसे ए है, ठीक है। फिर भी इस पर बात करते हैं थोड़ा। हम जो है क्या कर रहे हैं, इथेनॉल ले रहे हैं और एक ले रहे हैं हम इथेनॉइक एसिड, इन दोनों का हमें रिएक्शन कराना है, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड का। तो यहाँ पर इथेनॉल हमारा क्या होगा, यहीं पे देखते हैं पेपर में। इथेनॉल हमारा क्या होता है, ठीक है, CH3 CH2OH, ये हमारा हो गया इथेनॉल, ठीक है, मीथ ईथ ईथे और ये OH लग गया तो ये हो गया एल्कोहल इथेनॉल। और इसके साथ हमें रिएक्ट कराना है इथेनॉइक एसिड को, तो CH3 COOH, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनॉइक एसिड। CH3 COOH एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये हो जाता है ईस्ट्रीफिकेशन हो रहा है ये, ठीक है बच्चों, ईस्ट्रीफिकेशन हो रहा है ये, ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में जो चीज़ बन के आएगी उसको हम कहते हैं इथाइल इथेनॉइड, ठीक है। तो इथाइल इथेनॉइड जो है वो यहाँ पर ये है इथाइल इथेनॉइड, ये फर्स्ट वाला ए वाला ये है इथाइल इथेनॉइड, ठीक है, ईस्टर बन गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है इथाइल इथेनॉइड, तो ये हो जाता है, देखिए यहाँ पर मीथ ईथ, ठीक है, सी इसके साथ लगा हुआ है, इस आर के साथ, आर समझते हैं ना, देखिए एक आर ये लगा हुआ है, आर डैश कहते हैं इसे, और एक आर ये लगा है। तो सी किसके साथ जाएगा, जिस आर के साथ वो लगा हुआ है, तो मीथ ईथ। तो ये आगे वाले को हम कहते हैं इथाइल, या अगर यहाँ पे CH3 CH2 C इस तरह से होता तो मीथ ईथ जो है मीथ ईथ और फिर प्रॉप हो जाता, ठीक है। तो ये हो गया इथाइल। अच्छा इधर देखिए, अब इसके साथ तो सी आएगा नहीं, तो मीथ ईथ, तो इथेनॉइड ये हो जाएगा, लास्ट वाला जो सफिक्स होता है हमारा, ठीक है, उसमें OATE लग जाता है, ठीक है, OAT, ठीक है। तो ये हो जाएगा इथेनॉइड और ये हो जाएगा इथाइल, तो इथाइल इथेनॉइड ये चीज़ बनी, ठीक है। इसका नाम भी लिख लेते हैं, इथाइल इथेनॉइड बनता है, इथाइल इथेनॉइड। ईस्टिफिकेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑक्साइड इज मोर बेसिक इन द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है, विच ऑक्साइड इज मोर बेसिक इन द फॉलोइंग। तो इसका कौन सा आंसर होगा, Na2O MgO ZnO। तो यहाँ पर देखिए जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो Na है, इन सब में हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो Na। तो ये जो ऑक्साइड है वो ज़्यादा बेसिक होगी, ठीक है। ये ऑक्साइड जितना हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्सीजन के साथ लगेगा, ठीक है, वो ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड रहेगी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देखते हैं क्या है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सी रिएक्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। देखिए ZnCuSO4, तो Zn जो है वो Cu से हाईली रिएक्टिव है, तो SO4 छोड़ के इधर आ गया, सही है, ये रिएक्शन हमारी सही है। AgCuNO3 का होल ट्वाइस, NO3 जो है वो Ag पे पहुंच गया, जबकि देखिए सिल्वर जो है वो इतनी हाईली रिएक्टिव नहीं है जितना Cu है, ठीक है, कॉपर है, कॉपर के नीचे आती है सिल्वर। तो कभी भी NO3 जो है वो Ag से रिएक्ट नहीं करेगा अगर वो Cu है उसके पास, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी जो बी रिएक्शन है वो बिल्कुल गलत रिएक्शन है, ठीक है, और उन्होंने यही पूछा है कि इज़ नॉट करेक्ट, बाकी सारी रिएक्शन सही हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 मास ऑफ द एटम इज इक्वल टू, तो 1/12 द मास कार्बन 12 एटम, ठीक है। ये तो 9th का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स इन
12.04 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हीलियम। तो इतने हीलियम के एटम हैं हमारे पास बच्चों, और हमसे पूछा गया है कि कितने मोल्स हो गए। ठीक है, तो 1 मोल बच्चों, 1 मोल एटम अगर हमारे पास हैं तो कितने एटम हो गए टोटल? 1 मोल एटम। 1 मोल एटम का मतलब एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, इतने एटम हो गए। ठीक है, तो अब इस नंबर को अगर हम इधर लाएं तो 1/6.022 इंटू 10⁻23 मोल इक्वल टू 1 एटम। इधर क्या बचा? 1 बचा ना, तो 1 एटम इक्वल टू इतने मोल, 1 एटम इक्वल टू इतने मोल। और हमारे पास टोटल मोल कितने हैं? हमसे क्या क्या, व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स इन, इतने एटम है हमारे पास, तो 1 एटम का इतना मोल बनना है, तो इतने एटम का कितना मोल बनेगा? ठीक है, तो 12.04 इंटू 10⁻23 एटम इक्वल टू कितने मोल हो जाएंगे? तो देखिए भाई, इतने मोल में इतने एटम, तो 1 एटम में इतने मोल। ठीक है, इस नंबर को इधर लिया, डिवाइड कर दिया, तो 12.04 इंटू 10⁻23 एटम में कितने मोल हो गए? ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 1/6022 इंटू 10⁻23 इंटू 12.04 इंटू 10⁻23, ये 23 है, यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, दोनों तरफ हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया। अब देखिए 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 12.04 अपॉन 6.0222 लिख लीजिए, चलिए, इक्वल टू 12.0, ये मोल में आएगा आंसर इधर, और इधर एटम चल रहे हैं 4 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है, एटम्स कह देते हैं, बहुत सारे हैं तो इधर भी एटम्स कह देते हैं। ठीक है, अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो अप्रॉक्स अगर हम ये 2 ना लिखें, ये वाला डिजिट ना लिखें डेसिमल के बाद, तो सीधे सीधे पता चले 2 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो 2 मोल इक्वल टू 12.04 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो इतने एटम्स होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरा था जो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सही आंसर है, नहीं मतलब 2 मोल इसका सही आंसर है। देखते हैं ऑप्शन में दिया है या नहीं, बिल्कुल दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर 23 का क्या है? 2 मोल्स। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर S8 इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर R। ठीक है, तो हमसे पूछा गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया, उसका वेट हमें दिया है 16 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 1 मोल, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है ये, तो 1 मोल सल्फर, 1 मोल सल्फर एटम अगर 1 मोल है सल्फर एटम के, तो वो 1 मोल जो होता है सल्फर एटम का, तो 256.52 ग्राम होता है। ठीक है, ठीक है, ये जो देखिए इस से बात चल रही है। ठीक है, क्योंकि सल्फ़र का अगर हम एटॉमिक मास देखें, सल्फ़र का एटॉमिक मास, तो सल्फ़र का एटॉमिक मास कितना होता है? तो सल्फ़र का एटॉमिक मास की बात करें तो सल्फ़र का एटॉमिक मास होता है 32.065 U। ठीक है, हमारे पास कितने सल्फ़र एटम है एक मॉलिक्यूल में? 8। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को हम, ये जो एक एटम का मास है ना, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें इस मॉलिक्यूल का मास पता चल जाएगा। तो 256.52 आएगा आंसर मल्टीप्लाई करने पे U। और जब हम उसको एक मोल ले लेते हैं तो यही चीज़ ग्राम में बदल जाती है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 256.52 ग्राम। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि एक जो मोल है उसमें मॉलिक्यूल हुए कितने, ये वाले, तो ये मॉलिक्यूल 1 मोल में कितने हुए? ये मॉलिक्यूल हुए 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, इक्वल टू इतने मॉलिक्यूल का वेट कितना हो रहा है? 256.52 ग्राम हो रहा है। ठीक है, अब 1 ग्राम का वेट कितना होगा?
तो इस नंबर को हम इधर ले आते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में 256.52 इक्वल टू 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने हैं, ये एटम है, नंबर ऑफ एटम नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और कौन सा मॉलिक्यूल है, S8, ठीक है, सल्फर का ये मॉलिक्यूल है, और 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हैं, तो कितना वेट हो गया, 256.52 ग्राम हो गया। तो 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हो गए, तो 1 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, तो 16 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तो इंटू 6 कर देते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में 256.52 इंटू 16, ठीक है, ये हो गया। तो इसे जैसे हम सॉल्व करेंगे तो 16 से काट देते हैं यहाँ पर इसको, और इस नंबर से जैसे आप इसको काटोगे, देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस नंबर से जैसे हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.0623। ये थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पर टिपिकल है, इसमें टाइम वेस्ट होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 16 ग्राम का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस नंबर को पहले लिख लेते हैं, 0.0623 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो 16 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, यही उसने पूछा कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर 16 ग्राम सॉलिड। तो यहाँ पर देखिए हमने आंसर को मैच कराएं इससे, तो हमारा आंसर ये हो रहा है, ये हमारा आंसर हो रहा है, देखिए, तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये हमारा आंसर हो रहा है। तो 0.0623 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर देखिए 0.062 इंटू 6.23 या 22, ये एक ही बात है, ठीक है। 6.023 भी लिख सकते हैं, 22 भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इसका सही आंसर ए है, ठीक है, इसका सही आंसर ए है। और इन्होंने मेरे ख्याल से ये टिपिकल है, कैलकुलेशन टिपिकल है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो डिवाइड करना थोड़ा दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पर। तो विच वन इज़ द डोवेनियर ट्राइड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये डोवेनियर ट्राइड्स हमने वीडियो भी अभी जल्दी में ही किया था, सारा उसमें बताया था। तो डोवेनियर ट्राइड्स में कौन कौन से एलिमेंट है, फर्स्ट ट्राइड की बात करें तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये फर्स्ट ट्राइड में थे। और सेकंड ट्राइड में उन्होंने रखा था कैल्शियम को, स्ट्रोंटियम को और बेरियम को, ठीक है। और लास्ट ट्राइड में उन्होंने रखा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब यहाँ पे देख लीजिए अगर आपको ट्राइड्स याद हैं, तो यहाँ पर तो सीधा देखने से कौन सा आंसर लग रहा है, सी लग रहा है, ये सही ट्राइड लिखा हुआ है, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम। बाकी कोई भी ट्राइड से मैच नहीं कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो अब एसिटिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड क्या है, CH3 COOH, ये एसिटिक एसिड है। और इसके साथ रिएक्ट कौन कर रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कर रहा है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3, NaH, इसको नीचे लिख देते हैं चलिए, NaHCO3, ये से रिएक्ट कर रहा है। तो कौन सी गैस जो है वो रिलीज़ होगी, तो कौन सी गैस रिलीज़ होगी, तो यहाँ पर अगर हम देखें और इन दोनों का रिएक्शन कराएं तो यहाँ से क्या होगा, देखिए ये एसिटिक एसिड कैसे टूटेगा, जब अगर हम इसको रिएक्ट कराएं। अब यहाँ पे देखते हैं, चलिए हमारे पास क्या है, CH3 COOH प्लस NaHCO3, ठीक है। अब यहाँ से हम देखें तो यहाँ से ये टूटेगा CH3 COO में, ठीक है, और H पॉजिटिव, इस तरह से ये टूटा। और ये चीज़ टूटेगी Na पॉजिटिव, ठीक है, और HCO3, ये पार्ट आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव, ये पार्ट हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये चीज़ तो नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, CH3 COONA, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चलेगी कहानी, ठीक है, यहाँ पर क्या कहानी चलेगी, अब यहाँ से क्या होगा
कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हम यहाँ से निकाल दें, मतलब CO2 यहाँ से निकाल दें, तो यहाँ पर फिर क्या रह जाएगा, एक ऑक्सीजन रह जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन है, तो H2O बन जाएगा वो। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें दिख रही है निकलती हुई यहाँ से, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलेगी, तो इसका आंसर 26 का क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों देखिए, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 3MnO2 प्लस 4Al मतलब एल्युमिनियम, और ये रिएक्शन हुआ Al2O3 बना, यहाँ पे 2Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, और यहाँ पर 3Mn मतलब मैग्नीज प्लस साथ में हीट। तो यहाँ पर हीट निकल रही है, इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ये डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये डिकम्पोज हो रहा है और हीट यहाँ पर निकल रही है साथ में, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम इसको कहेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन 0.65 मोल ऑफ कार्बन आर। ठीक है, तो 1 मोल कार्बन बच्चों हम बात करें, तो 1 मोल कार्बन की बात करें, तो 1 मोल कार्बन में कितने एटम हो गए, 28 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 मोल कार्बन हमारे 1 मोल कार्बन में कितने एटम हो गए, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो 0. अब 1 मोल में इतना होता है, तो 0.6 मोल में कितना हो जाएगा, 0.65 मोल में, सॉरी 0.65 मोल में कितना हो जाएगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.65। अब ये 0.65 इस नंबर से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.9143 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल कार्बन एटम में इतने एटम थे, ये एटम आ गए। ठीक है, तो 0.65 मोल में इतने एटम होंगे, तो सॉरी दिख नहीं रहा यहाँ पर, कट गया, इतने एटम होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये है आंसर में, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी में देखिए 3.91 और इंटू 10⁻23 एटम, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 के बाद फिर हमारे पास 4 है, तो 1 तक दिया हुआ है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिए हैं, तो ये आंसर सी आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, 28 का। बच्चों अब हम बात करते हैं 29 देखिए, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड इंक्रीज विथ। तो सॉलिबिलिटी गैस की लिक्विड में इंक्रीज होती है, कब इंक्रीज होती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन में दिया है डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर, टेम्परेचर को डिक्रीज करें और प्रेशर को इंक्रीज करें, तो यही इसका सही आंसर है, क्योंकि जब टेम्परेचर जो है डिक्रीज होगा और प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, तो गैस जो है वो किसी लिक्विड में सॉल्युबल हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है एलिमेंट एक्स है कोई, फॉर्म अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2 विच इज़ अ सॉलिड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। ऐसे ये जो एक्स है वो एक मेटल है कोई, इसका मतलब, ठीक है, कोई मेटल है और वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 क्लोरीन उसमें लग रही हैं। ठीक है, विच इज़ द सॉलिड, और एक सॉलिड चीज़ बन रही है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। तो हम यहाँ पर हाईली रिएक्टिव मेटल जो हो सकता है पॉसिबल वो लगाएं, तो Na हम लगा नहीं सकते क्योंकि क्लोरीन जो है यहाँ पर 2 है, तो मैग्नीशियम लगा सकते हैं, यहाँ पर MgCl2 बना सकते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पर बन सकता है, तो Mg इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, तो यहाँ पर ये रिएक्शन दिया हुआ है हमारे पास, 2 रिएक्शन है बल्कि, 2ZnS जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक के साथ सल्फर लगा हुआ है, प्लस 3O2 और यहाँ पर हीट दी गई, तो ZnO। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो सल्फर को हटा देती है,
और ये जिंक जो है वो जब भी जिंक नेचर में मिलता है ना, तो जिंक के साथ या तो सल्फ़र लगी होती है या जिंक के साथ कार्बोनेट लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैल्सिनेशन या रोस्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है। कार्बोनेट लगा हुआ है तो क्या होता है, तो कार्बोनेट अगर लगा हुआ है तो कैल्सिनेशन होता है, ठीक है। और अगर सल्फ़र लगा हुआ है तो रोस्टिंग होती है। तो यहाँ पर सल्फ़र लगा हुआ है और ऑक्सीजन की हेल्प से वो सल्फ़र को हटाया जा रहा है, ऑक्साइड बनाई जा रही है। तो ऑक्सीजन ऑक्साइड बना दिया गया, सल्फ़र हट गया हीट देने के बाद, ठीक है, और हीट दी जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर जो है कैल्सिनेशन हुआ है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर रोस्टिंग हुई है, ठीक है। तो सल्फ़र हटा तो रोस्टिंग हुई है और कार्बोनेट हटा तो कैल्सिनेशन हुआ है। तो यहाँ पर देखें, और यहाँ पर कार्बोनेट हट रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन आ रही है Zn के साथ, तो यानी का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्सिनेशन हो रहा है। तो सल्फ़र हटा तो रोस्टिंग और कार्बोनेट हटा तो कैल्सिनेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है रिएक्शन इस कैल्सिनेशन है फर्स्ट वाली, तो फर्स्ट वाली कैल्सिनेशन नहीं है, तो रोस्टिंग है फर्स्ट वाली, एंड दूसरी रोस्टिंग है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, दूसरी वाली कैल्सिनेशन है। तो बी में दिया हुआ है कि फर्स्ट में रोस्टिंग हो रहा है और सेकंड में कैल्सिनेशन हो रहा है, तो ये सही है क्योंकि फर्स्ट में रोस्टिंग हो रहा है, वहाँ सल्फर हट रहा है, रोस्टिंग हो रही है, ठीक है। और दूसरे में क्या हो रहा है कि कार्बोनेट हट रहा है, कैल्सिनेशन हो रही है। तो 31 का सही आंसर है हमारे पास बी, तो ये आंसर सही है, बी वाला आंसर सही है बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल इनमें से अगर हम देखें तो यहाँ पर इनमें से मोस्ट रिएक्टिव मेटल एल्युमिनियम है, सी इसका सही आंसर है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 33 में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर देखिए जो सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास Na2CO3, तो ये 5.3 ग्राम है, ठीक है। और इथेनॉइक एसिड तो CH3COOH, तो ये इथेनॉइक एसिड जो है वो हमारे पास कितनी है, 6 ग्राम है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्ट करती हैं, ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करती हैं, फिर रिएक्शन के बाद 2.2 ग्राम रिएक्शन हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 ये बना 2.2 ग्राम, ठीक है। अच्छा 0.9 ग्राम बना वाटर, तो H2O ये हमारे पास बना 0.9 ग्राम, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि सोडियम एसीटेट बना x ग्राम, ठीक है। सोडियम एसीटेट कितना बना, यहाँ पर देखिए सोडियम एसीटेट ये बना हमारे पास x ग्राम, ठीक है। तो देखिए जब भी जो है केमिकल रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट उतने ही वेट का बनता है, ठीक है। तो इसका टोटल वेट कितना हो गया, तो 5.3 ग्राम और 6.0 ग्राम, तो ये हो गया टोटल हमारे पास 11.3 ग्राम। तो ये चीज़ भी कितना होना चाहिए, 11.3 ग्राम होना चाहिए। तो इनका वेट को हम ऐड कर देते हैं, तो 2.2 प्लस 0.9 प्लस x इक्वल टू क्या आंसर मिलना चाहिए, 11.3 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐड करें 2.2 एंड 0.9 तो ये कितना हो जाएगा, 3.1 ग्राम प्लस x इक्वल टू 11.3 ग्राम। अब x की वैल्यू हमें चाहिए, तो x इक्वल टू 11.3 माइनस 3.1, तो इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8.2 ग्राम। तो सोडियम एसीटेट कितना बनेगा, 8.2 ग्राम बनेगा, देखते हैं ऑप्शन में है बिल्कुल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ए, तो 33 का सही आंसर है ए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन आप हमेशा याद रखना कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो एसीटेट रिएक्शन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। कौन से, अनसैचुरेटेड जो भी हैं। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डबल बॉन्ड आता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो ये दोनों अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लो
अब यहाँ पर हम देखें C2H2, तो C2H2 की बात करें तो C2H2 में कितने बॉन्ड बन जाएंगे आराम से, तो C ये हो गया और 2 H हैं, तो एक H हमने यहाँ लगा दिया, एक H हमने यहाँ लगा दिया। अभी कार्बन जो है इनकम्प्लीट है तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, तो C2H2 जो है वो क्या सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखिए कई ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए नीचे ओनली वन, या फिर 1 and 2, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसके लिए हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट तो भाई है एडिशन रिएक्शन में, फर्स्ट है एडिशन रिएक्शन में हमारा फर्स्ट आ रहा है। तो दूसरा वाला देखें C2H4 में, तो C2H4 की बात करें तो इसका अगर हम बनाएं C2H4 का, तो ये भी जो है ये भी आपका डबल बॉन्ड आएगा, ये भी आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। देखिए C2H6 ये आपका सिंगल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, ये अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, तो ये नहीं। और C3H6 की बात करें तो यहाँ पर भी हमारा जो है C3H6 में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों ये अनसैचुरेटेड है, तो सेकंड वाला भी अनसैचुरेटेड, फर्स्ट भी, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड नहीं है यहाँ पे, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ तो डी में है, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ तो डी इसका सही आंसर है, ठीक है। डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर बच्चों। तो 35 तो हमने फर्स्ट वीडियो में ही कर लिया था, यानी मतलब केमिस्ट्री हमारे यहाँ पर कंप्लीट, बायो कंप्लीट, जीके कंप्लीट। अब हमारे पास पोर्शन रह गया मैथ का, तो बहुत ही जल्दी हम लोग इस मैथ के सॉल्यूशन को भी देख लेंगे। हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, इसे टाइम लग रहा है थोड़ा, ठीक है। वीडियो जो है लेंदी सिर्फ इसीलिए हो रही है, देखिए मैथ हमारा यहाँ से शुरू है 51 से, तो वीडियोस लंबी इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसके मेन पॉइंट जान रहे हैं, ठीक है। तो ये और भी अच्छा है कि उससे रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जब आप आगे कभी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई और जो बच्चा देख रहा है वीडियो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।